हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा कर रहा हूं कि आप सभी बड़े जोश और जुनून के साथ जैव प्रक्रम का टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जैव प्रक्रम का अगला पार्ट, जिसमें पढ़ेंगे श्वसन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जैव प्रक्रम की जो सीरीज है, अपने जो सिलेबस में जैव प्रक्रम का जो फिफ्थ पार्ट है, जो पांचवा पार्ट है, इसके अंदर अपन मुख्य रूप से 4 जैव प्रक्रम पढ़ते हैं। एक पाचन, दूसरा श्वसन, तीसरा परिसंचरण और चौथा उत्सर्जन। तो उसका सेकंड पार्ट श्वसन आज अपन देखने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। श्वसन को पढ़ने के बाद आपके जो लर्निंग आउटकम्स होंगे, जो ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या सीख पाएंगे, इसको पढ़ने के बाद में आप ये सीख पाएंगे कि अपने फेफड़े कैसे काम करते हैं। आप ये सीख पाएंगे कि जिसको हम श्वसन कहते हैं और जो गैसों का विनिमय है, उसमें क्या फर्क है। आप ये जान पाएंगे कि वातावरण में जो 78% नाइट्रोजन है, वो नहीं लेकर के अपन लोग जो 21% ऑक्सीजन है, उसको अपने फेफड़े क्यों ले पाते हैं और वो कैसे लेते हैं। इसी पार्ट में आप जान पाएंगे कि बीमारी टीबी क्या होती है। इसी पार्ट में आप जान पाएंगे कि जो डायफ्राम कैसे काम करता है, किस तरीके से फेफड़े ऑटोमेटिकली गैस अंदर जाने बाहर आने की जो प्रक्रियाएं होती हैं। इसी पार्ट में आप जान पाएंगे कि योगा और मेडिटेशन के लिए, जिसको अपन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 21 जून को, क्या इंपॉर्टेंस है उस योगा की, क्यों आज सरकार इतना प्रमोट कर रही है, क्यों आपके टीचर्स और आपके गुरुजन आपको बार बार कह रहे हैं कि अभी से आप योगा, स्पेशली अनुलोम विलोम और कपालभाति को अपने जीवन का पार्ट बनाइए। ये इस पार्ट से अपन जान पाएंगे। इस पार्ट से आप ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कर पाएंगे कि बीड़ी सिगरेट पीना या स्मोकिंग करना इंजीरियस टू हेल्थ है, हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। इस बात को आप इस पार्ट को पढ़ने के बाद अच्छे से जान पाएंगे। आप अच्छे से जान पाएंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और स्कूल में आपको आयरन की टैबलेट्स क्यों दी जाती है, क्यों टीचर आपको मोटिवेट करता है कि आपको आयरन की टैबलेट लेनी चाहिए, क्यों हम आपको कह रहे हैं कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियां और उनके साथ ही जो अपने लोकल फूड है, जो श्री अन्न है, जो अपने लोकल एनवायरनमेंट में जो अनाज पैदा हो रहा है, उसको अपन खाने के लिए प्रमोट कर पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ रोचक जो आंसर मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से स्लाइड के माध्यम से, जहां जरूरत होगी वहां एनिमेशन के माध्यम से समझाऊंगा। अगर आप इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप इस चैप्टर को अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और आप इसको जानना चाह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही जो नॉलेज को रिच करने वाले, आपके नॉलेज को बढ़ाने वाले और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो बायोलॉजी के, वैसे बायोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती ही नहीं है, अपने शरीर का विज्ञान है, जो अपने शरीर के अंदर जो घटित हो रही जो प्रक्रियाएं हैं उसको जानने का विज्ञान है। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान विज्ञान है। ये जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ऐसा मैं आपसे आशा कर रहा हूं। चलिए देखते हैं अपन अपने टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप जान रहे हैं कि ये 2 पार्ट लंग्स है और ये अपना प्यारा सा हृदय है। ये वो पार्ट है जो कि शरीर में धक धक धड़कता है। हाथ लगा के आप देखेंगे तो ये अपनी सांस की नली है। इसको मैं अगले 2 मिनट के बाद ये सारे जो वर्ड्स लिखे हैं इन पे आऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के बाद। तो आप आइए मेरे साथ में इस स्लाइड के साथ में और समझिए आप इनको कि हमारा शरीर कैसे सांस लेता है। आप समझिए इसको। हमारे फेफड़े श्वसन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। फेफड़े हमारे वक्षीय भाग में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं और पसलियों के पिंजर द्वारा सुरक्षित रहते हैं। दायां फेफड़ा बढ़ देखिए, अपने जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े जो है, ये रिब्स, ये जो पसलियां होती है, ये स्टर्नम है और ये जो पसलियों के द्वारा बड़े सुरक्षित होते हैं। जो फेफड़े हैं
वो बड़े ही कोमल अंग है, और इन कोमल अंग को ये उपास्थियों की बनी हुई जो पसलियां होती है जो इसको कंट्रोल में रखती है। आपने देखा होगा कि कई बार रिब्स के टूटने से, ये पसलियों के टूटने से और ये डायफ्राम के डैमेज होने से जो है वो जिस मरीज की या जिसके डैमेज होती है उसकी मौत तक हो जाती है। ये पसलियां इतनी इंपॉर्टेंट है, ये पसलियां पूरा एक पिंजरा बना करके अपने फेफड़े को इसमें कवर रख रही है। आगे देखते हैं। कहते हैं दाया फेफड़ा बड़ा होता है वेरी और इंटरेस्टिंग बायां है। छोटा, ताकि हृदय के लिए स्थान बन सके। मानव श्वसन तंत्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन पथ और निचला श्वसन पथ। ऊपरी श्वसन पथ में नासिका सम्मिलित होती है, जो ग्रसनी फेरिंक्स से जुड़ती है, और फिर यह स्वर यंत्र लैरिंक्स में जाती है। स्वर यंत्र से हवा श्वास नली ट्रैकिया में जाती है। देखिए ये स्वर यंत्र है, ये वो ट्रैकिया है जो अपनी आवाज को प्रोड्यूस करता है। गूंगे जो दिव्यांग जो अपने भाई बहन है उसमें लैरिक्स ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो ये लैरिक्स और लैरिक्स से आगे ये ट्रेकिया बना हुआ है। अपनी बोर्ड के सैंपल जो पेपर में और बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये ट्रेकिया जो है किसका बना होता है। ये ट्रेकिया कार्टिलेज का बना होता है। आप ये भी पता करेंगे कि अगर ये कार्टिलेज का नहीं बन करके, जैसे कार्टिलेज अपने यहाँ पर कार्टिलेज है, उपास्थि कहते हैं जिनको अपन हिंदी में, अगर ये उपास्थि का नहीं बन करके अस्थि का बना होता तो क्या होता। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सर्च करेंगे और इसका आंसर ढूंढेंगे कि ये कार्टिलेज का नहीं बन करके हड्डियों का बना तो क्या होता। श्वसनियों में विभक्त हो जाती है। श्वसनियां आगे छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित होती है, जो कूपिका एल्वियोली नामक छोटी थैलियों में खुलती है। ये श्वसनियां, श्वसनिकाएं और कूपिकाएं फेफड़ों के भीतर स्थित होती है और निचला श्वसन पथ बनाती है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग डायग्राम है, कितना अच्छा डायग्राम दिख रहा है आपको। आप देखिए कि ये अपनी सांस की नली आई और ये सांस की नली दो पार्ट में डिवाइड हुई। ये फेफड़ा, ये फेफड़ा, ये फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, ये फेफड़ा इसके कंपेयर में थोड़ा छोटा होगा, और इसमें छोटी छोटी कूपिकाएं हैं। ये एल्वियोली जो कूपिकाएं हैं, कूपिकाओं में से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ये कूपिकाएं ही हैं जो अपन को गैसों का आदान प्रदान करवाती है। अब चलिए समझते हैं फेफड़ों का कार्य और सांस लेने की प्रक्रिया। हमारे द्वारा ली गई हर एक सांस हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत यात्रा पर जाती है। हवा सर्वप्रथम नासिका में प्रवेश करती है। नासिका गुहा नेसल कैविटी के अंदर यह गर्म और नम हो जाती है। यहाँ बारीक रोम और बलगम धूल तथा कीटाणुओं को छानते हैं। देखिए ये यहाँ पर जो हेयर होते हैं, नाक के अंदर जो बाल होते हैं, ये बाल जो फिल्टर पेपर का काम कर रहे हैं। यहाँ से कोई डस्ट आ रही है या कोई ऐसे धूल के कण, और तो उनको ये यहीं पर रोक लेती है। कई बार आपने लोग देखा होगा, लोग यहाँ कैंची अंदर डाल करके ये बाल काटते हैं। ये गलत आदत है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ये बैड हैबिट है। हवा आगे जा सके। अब हवा ग्रसनी से गुजरती है, जो हवा और भोजन के लिए सामान्य पथ है, और फिर यह स्वर यंत्र में जाती है। स्वर यंत्र से हवा श्वास नली ट्रैकिया में जाती है, जिसे सी आकार के उपास्थि छल्ले कार्टिलेज रिंग्स खुला रखते हैं ताकि हवा आसानी से बह सके। अब हवा दो श्वसनियों में प्रवेश करती है, एक प्रत्येक फेफड़े में जाती है। श्वसनियों से हवा छोटी और पतली श्वसनिकाओं में प्रवेश करती है। अंत में हवा कूपिका नामक छोटी गुब्बारे जैसी थैलियों में पहुंचती है, जो रक्त वाहिकाओं के जाल से घिरी होती है। यहाँ वास्तविक जादू होता है। हवा से ऑक्सीजन तेजी से रक्त में मिल जाती है और लाल रक्त कोशिकाएं इसे संपूर्ण शरीर में ले जाती हैं। उसी समय लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में पहुंच जाती है ताकि वह बाहर निकल सके। यही कूपिकाएं वे छोटे पात्र है जो सांस लेने को संभव बनाती है। तो हवा के गमन का पथ है नासिका, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं। देखिए इस तरीके से सबसे पहले नासिका में हवा गई, फिर इसके बाद में ग्रसनी और स्वर यंत्र, फिर उसके बाद में अपनी ये सांस नली है जो कार्टिलेज की बनी होती है,
फिर उसके बाद में 2 फेफड़े हैं और फेफड़ों में श्वसनिकाएं और ये श्वसनिकाएं और अगला पार्ट यहाँ पर आएगा कूपिकाएं। कूपिका। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हमारा डायफ्राम, जो कि फेफड़ों के नीचे की मांसपेशी है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है ये अपना डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम एक मस्कुलर पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये पार्ट होता है। और इस पार्ट के अप और डाउन होने से ही अपने निश्वसन और उच्छ्वसन की प्रक्रियाएं होगी। अपन एक्सहेल और इनहेल कर पाएंगे, गैस को बाहर निकाल पाएंगे और अंदर ला पाएंगे। जब आप अनुलोम और विलोम की प्रक्रिया करते हैं, जब आप कपालभाति करते हैं, तो इसको एक टाइप की स्ट्रेंथिंग मिलती है, इसको ये डायफ्राम है वो मजबूत होता है। ये इतना सेंसिटिव पार्ट है कि अगर डायफ्राम यहां से डैमेज हो जाए तो लंग्स में एक्सहेल और इनहेल की प्रोसेस नहीं होगी और जो मनुष्य की डेथ हो जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो कि मस्कुलर पार्ट है बॉडी का, आपको ये ध्यान रखना है। नीचे की ओर जाता है और वक्षीय भाग फैल जाता है। इससे हवा को फेफड़ों में प्रवेश करने की जगह। आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट कह रहा हूं कि ये डायफ्राम के जस्ट नीचे यूट्रस होता है। यूट्रस यानी गर्भाशय, जो महिलाओं में जो माताएं जो गर्भवती होती है उसमें यूट्रस के साथ साथ में ये यूट्रस के लिए ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम के साथ में ये जो साइड की जो रिब्स है, ये रिब्स भी सपोर्ट करती है लंग्स को। जो रिब्स जो है वो सपोर्ट करती है। अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है, अगर उसकी रिब्स डैमेज हो जाती है तो मिसकरेज और उसके डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट जो पार्ट है अपनी बॉडी का, इसलिए उस स्टेज में अपन को केयर करना चाहिए। छोड़ते हैं, डायफ्राम विश्राम अवस्था में रहता है और ऊपर की ओर गतिमान हो जाता है, जिससे वक्षीय भाग सिकुड़ता है और फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है। स्वागत है। आइए अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने आपको एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से अपने उस तंत्र को समझाने की कोशिश की है जो कि सांस लेने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। जो अपने अंदर जो सांस की प्रक्रिया है, यानी कि जो स्पेशली उस लेवल पे समझाया है कि गैसों का विनिमय कैसे होता है, किस तरीके से गैसें फेफड़ों में जाती है, किस रास्ते से, और किस रास्ते से ये बाहर आती है। मैंने आपको इसके माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा। अब अपन इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए ये अपने लंग्स का डायग्राम है। ये मानव श्वसन तंत्र का एक डायग्राम है, स्पेशली ये टीएस है। आप समझिए इसको। देखिए ये अपना जो कंठ है और ये श्वास नली है। ये श्वास नली इस तरीके से चल रही है। ये 2 पार्ट फेफड़ों के हैं, ये अपना डायफ्राम है और ये अपना हृदय है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये अल्टीमेटली जो कूपिकाएं हैं, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। रियली में गैसें इस पॉइंट से ही एक्सचेंज होती है। जो गैस है वो इस लेवल पे जाती है। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट कोशिकाएं होती हैं। ये गैसों के लिए ट्रांसपेरेंट होती है। यहां से गैसें बाहर आ सकती है और अंदर आ सकती है, बाहर आ सकती है और अंदर आ सकती है। ये कूपिकाएं इंपॉर्टेंट है। जो कूपिकाएं हैं वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, अपन अगला पार्ट लेते हैं। अगला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप मेरे साथ समझेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का जो है वो पहला जो डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम जो आपको देखने को मिलेगा, जहां से श्वसन शुरू होता है 5.3। आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठिए। आप जो बुक के साथ में जो हमारे नोट्स हैं, जो स्लाइड है, इस पार्ट को भी राइट डाउन करें। बड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप जोश के साथ बैठिए और समझिए इन चीजों को कि ये चीजें किस तरीके से ये चीजें कैसे जो वर्क करती है और कैसे इंटरेस्टिंग है। आप सभी जानते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है कि अपन लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और साइंस किसी भी बात को विदाउट एक्सपेरिमेंट के उसको जब तक वो फैक्ट प्रूव नहीं होता, जब तक अपन उस बात को नहीं मानते। तो अपने पास में जो पिछले चैप्टर्स का अवेलेबल नॉलेज है, उस नॉलेज के बिहाफ पे अपन लोग ये पता कर रहे हैं कि ये देखिए, ये चूने का पानी है। इस चूने के पानी में
आप एक फूंक मार रहे हैं। कैसे फूंक मार रहे हैं? जो आपने सांस ली उसके बाद में ये फूंक मारी, ये भी, इसमें भी चूने का पानी है। इसमें आपने एक पिचकारी ली, आप पिचकारी जानते ही हैं, ऐसे पिचकारी से मैंने सिंपल हवा भरी और हवा भर के फिर हवा मैंने डाली। देखिए ये जो हवा मैंने डाली है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि अपन जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और ये वातावरण की वायु है जिसमें सिंपल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए उतनी है। अब मैं आपको एक फैक्ट और समझाना चाह रहा हूं। आप देखिए कि वायुमंडल जो अपने पास में है, इस वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। आप जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% बाय वॉल्यूम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये गैसे अपन अंदर लेते हैं। जब भी मैंने गैस अंदर ली, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर ली है। लेकिन जब मैं इस गैस को वापस बाहर निकालता हूं तो ये प्रतिशत कुछ ऐसा होता है, आपको ध्यान रखना है, याद रखेंगे। ये नाइट्रोजन जो कि 78% आती है, इस गैस में कोई बदलाव नहीं होता, ये अक्रिय गैस है। आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का परसेंट यहां पर लगभग 17% हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 3 से 4% बढ़ जाता है, ये 4% बार आती है। हम यह क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने 0.03% ली थी, जब आपने इसको बाहर निकाला तब इसका प्रतिशत जो है वो लगभग 4% हो गया। यही 4% जब कार्बन डाइऑक्साइड की आप फूंक मारते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, चूने के पानी का रंग बदल जाता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण या पीपीटी जमा हो जाएगी। ही कुछ बात हम आपको इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फैक्ट आपने अपने चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ा है। यही चैप्टर क्लास 6 में है, यही एक्सपेरिमेंट, यही नई जो एनसीईआरटी जिज्ञासा क्लास 7 में आई है उसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अपन ये समझने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं कि अपन ऑक्सीजन लेते हैं और जो गैस अपन छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत ज्यादा होता है। समझ में आ गया होगा आपको। इसी फैक्ट से अपन ये प्रूव करते हैं कि अपन कौन सी गैस लेते हैं। आप ये फैक्ट लिख लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो गैस अंदर ली जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इतनी होती है और जो बाहर निकाली जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट ये होता है। क्लियर हो गया होगा यहां तक? बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको अगला पार्ट लेने जा रहा हूं। अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अगला रियल जो चैप्टर का पॉइंट यहां से शुरू होता है, जो हम आपको यहां समझाना चाह रहे हैं, वो है गैसों का विनिमय। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात अलग है कि श्वसन अलग कॉन्सेप्ट है और गैसों का विनिमय अलग कॉन्सेप्ट है। आपने जो अभी वीडियो के माध्यम से जो देखा था, जो जिस एनिमेशन के माध्यम से अपन ने समझा था, वो गैसों का विनिमय था, वो रेस्पिरेशन नहीं था, श्वसन नहीं था। तो ये इसमें क्या होता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जो वायुमंडल की कार्बन ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका आदान प्रदान होता है। ये मैंने अभी आपको परसेंट समझाया है कि इस तरीके से अपन लोग जब अंदर लेते हैं तब ऑक्सीजन जो है 21% होती है, बाहर आते हैं तब ऑक्सीजन 17% हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं जब 0.03% होती है, यही बाहर आती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट लगभग 3 से 4% जो बढ़ के आता है। इस तरीके से जो है उच्च श्वसन और निश्वसन, यानी कि गैसों का बाहर निकालना उच्छ्वसन है और गैसों का अंदर लेना निश्वसन है। इंग्लिश वर्ड आसान है, इंग्लिश में एक्स मतलब एक्सहेल करना, इनहेल करना मतलब अंदर लेना, एक्सहेल करना मींस बाहर निकालना। अब मैं आपसे ये, तो फिर ये कि श्वसन क्या है, तो फिर जो आपने ये समझा दिया गैस है। श्वसन ये है कि आपने जो कूपिकाओं पे ऑक्सीजन आई थी, वो ऑक्सीजन इस कोशिका के अंदर जाती है। अपने शरीर में हर एक पार्ट में कोशिका है। इस कोशिका के अंदर यहाँ कोशिका द्रव्य होता है,
ये केंद्रक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, ये सब मिलकर के यहाँ पर खूब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। और रासायनिक अभिक्रियाओं से जो अपने ग्लूकोज, अपने इससे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट जो पार्ट अपना था जिसमें डाइजेशन, जो पाचन पढ़ा है, उसमें अपन ने कहा था कि अपन ने चाहे कुछ भी खाया है, आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अल्टीमेटली उससे ग्लूकोज बनता है। और वो ग्लूकोज बहुत रिएक्टिव जो कंपाउंड होता है, इसलिए वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है। जितनी जरूरत होती है लीवर जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये प्रक्रिया इंसुलिन हार्मोन के प्रेजेंस में होती है। ये कॉन्सेप्ट अपन ने इससे लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो ये यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा है। एटीपी वो रसायन है जिसके माध्यम से बॉडी ऊर्जा लेती है। इसका क्या पूरा नाम है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम का ये केमिकल जो शरीर में कोशिका का सिक्का या मुद्रा या कोशिका की एनर्जी कहलाता है, ये कोशिका के लेवल पे बनता है। अब मैं आपको रिपीट करता हूं, गैसों का विनिमय, थोड़ी अंग्रेजी का भी ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। इनकी गैसों का एक्सचेंज होना। एक्सचेंज देखो, विनिमय का मतलब एक्सचेंज और गैसेस। और इस श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। अंग्रेजी वर्ड क्या है इसके लिए? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मोर कॉमन वर्ड है। अगर आप अपन लोग पाचन पढ़ते हैं, अपन डाइजेशन कहेंगे, अपन रेस्पिरेशन, अपन श्वसन पढ़ रहे हैं, तो ये आप रेस्पिरेशन वर्ड को थोड़ा ध्यान रखें। अब बताइए, गैस विनिमय। गैस विनिमय एक भौतिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ नहीं हुआ, एक फिजिकल एक्सरसाइज हुई। फिर फिजिकल एक्सरसाइज क्या है? ये जो पेन था यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। इसी तरीके से जो गैस थी अंदर गई, ये फेफड़ों के लेवल पे, जो फेफड़ों में गैसों का प्रतिशत जिस गैस का ज्यादा था वो बाहर आ गई। तो ये सारी भौतिक प्रक्रिया है। इसके लिए विशेष अंग है, विशेष अंग है, नासिका है, नासिका द्वार है, ट्रेकिया है, श्वसन नली है, फिर इनकी श्वसनियां हैं, श्वसनिकाएं हैं, कुपिकाएं हैं। इस टाइप का एक विशेष जो सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम है। जैसे आपने डाइजेशन में एक सिस्टम देखा, इसी तरीके से ये कंप्लीटली सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम है। लेकिन इसमें जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, यहाँ पर बायोलॉजिकली रिएक्शंस होती है कोशिकाओं में, यहाँ कोशिकाओं में केमिकल बनते हैं और इससे नई एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है, जल बनता है, ऐसी कुछ क्रियाएं होती है। इसमें कोई ऊर्जा नहीं निकलती, बल्कि ऊर्जा का उपभोग होता है। इसमें कोई एनर्जी नहीं निकलती है जब, लेकिन इसमें एनर्जी उल्टी यूज होती है। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप लगातार अनुलोम और विलोम करते हैं, आप कपालभाति करते हैं, तो भी आपका वेट लॉस की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इससे भी एनर्जी लॉस होता है। अगर आप रोजाना की आधे घंटे 1 घंटे तक मेडिटेशन के साथ में आप ये अनुलोम विलोम या इनकी पूज्य श्री रविशंकर जी महाराज की सुदर्शन क्रिया को आप करके देखिएगा, आपको बड़ा एनर्जेटिक महसूस होगा तथा उसमें ऊर्जा का उपभोग भी होगा शरीर में। जब ऊर्जा का उपभोग होगा फिजिकल एक्सरसाइज, तो आपके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक आएगी, आपके चेहरे की शाइनिंग बढ़ेगी। एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसमें एटीपी के फॉर्मेशन में ऊर्जा आएगी। इसमें कोई एंजाइम काम में नहीं आता है, इसमें खूब एंजाइम्स काम में आते हैं। हर लेवल पे एंजाइमेटिक प्रक्रियाएं होती है। एंजाइम अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो ये सारा प्रोसेस नहीं हो पाता है। इसमें O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और यह भोजन के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, और एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा निकलती है। आपके बोर्ड का ये क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए श्वसन और गैस विनिमय में क्या अंतर है। अपन से क्या पूछा गया कि श्वसन और गैस विनिमय में अंतर बताइए। आप ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 लिख दीजिएगा, जैसे आपको यहाँ स्लाइड में लिखा गया है। आप इसी तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट करिएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। श्वसन क्या है? जीवों द्वारा ग्लूकोज का कोशिका में तोड़कर एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन है। श्वसन, ये श्वसन है। श्वसन क्या है कि जो ग्लूकोज है वो कोशिका में जाएगा, कोशिका में टूटेगा, टूटने से जो ऊर्जा बनेगी वो श्वसन है। इसके अलावा श्वसन कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि श्वसन क्या है। इस स्लाइड में क्या देखेंगे अपन?
इस स्लाइड के माध्यम से अपन देखेंगे कि श्वसन क्या होता है और श्वसन में कितनी क्रियाएं होती है। श्वसन में कितनी क्रियाएं, ये श्वसन कितने प्रकार का होगा। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अभी तक आपने समझा गैस का विनिमय क्या है, कैसे गैसें अंदर जाती है वो कैसे बाहर आती है। अब आप ये समझेंगे कि कोशिका के स्तर पर, जिस कोशिका को सर जो अभी तक कोशिका समझा रहे थे, इस कोशिका के अंदर यहां पर जो ग्लूकोज जाता है, ये ग्लूकोज एटीपी बनाएगा, तो किस किस स्टेज में बनाएगा, ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। देखो, श्वसन की प्रक्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती। एक तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन में ऑक्सीकरण, देखिए अपने शरीर में ग्लूकोज होता है, आता कहां से, जो भी खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज आएगा। ये रहता कहां पर है, ये अपने जो रक्त में रहता है, ब्लड में, जितनी जरूरत होती है उतना रहता है, इससे ज्यादा ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर रहता है, इसीलिए अपना संचित भोजन ग्लाइकोजन है। ये आपका क्वेश्चन है। अगला, ये से केमिकल बनता है पाइरुवेट, और पाइरुवेट प्लस ऊर्जा, ये पाइरुवेट आगे जो है वो टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल और ये एटीपी। देखिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको दे रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की एक जो साइकिल है, इसमें 28 एटीपीज यूज होते हैं। कितने एटीपीज यूज, सॉरी, इनकी 38 एटीपीज का फॉर्मेशन होता है। कितने एटीपीज बनते हैं, 38 एटीपीज बनते हैं वन ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से, आप ध्यान रखेंगे। अब आप देख रहे हैं श्वसन के प्रकार। अब आप क्या देख रहे हैं, श्वसन के प्रकार। देखिए, श्वसन जो है, जो यहां पर श्वसन मतलब ये कोशिका के स्टेज पे ये दो टाइप से संभव है। एक प्रकार ये कि या तो मुझे ऑक्सीजन मिले, दूसरा जो टाइप हो सकता है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिले। भाई, या तो मुझे ऑक्सीजन मिले या मुझे ऑक्सीजन नहीं मिले। अब ऑक्सीजन अगर मिली तो यानी वायु मिली तो वायवीय श्वसन, अगर वायु नहीं मिली तो अवायवीय श्वसन। दो प्रकार का श्वसन हुआ। कैसा श्वसन हुआ, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। जो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन। इसमें क्या होगा, इसमें ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटेगी। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुई श्वसन की प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल में जो है टूटती है। अवायवीय श्वसन किसमें होता है, अवायवीय श्वसन के लिए दो एग्जाम्पल याद रखेंगे। एक एग्जाम्पल है ईस्ट या फंगस, फफूंद, इनमें, या ईस्ट वर्ड आप याद रख लें। इनमें जो है ईस्ट यहां लिखा मिल जाएगा, एक जो सूक्ष्म जीव है उसमें अवायवीय श्वसन होता है, और अवायवीय श्वसन के स्वरूप एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। और दूसरा है अपनी पेशी कोशिकाएं। देखिए, अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लगातार दौड़ रहे हैं, आप दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, आप लगातार सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, चक्के चौके लगा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि रात को आपकी बॉडी पेन होती है। आपने लगातार बॉलिंग की है तो आपका हाथ यहां से दर्द करता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे, अब जिस अमाउंट में वहां ऑक्सीजन की जरूरत थी वो नहीं पहुंच पाई, लेकिन वहां की सेल्स ने फिर भी ऊर्जा बनाई। वो ऊर्जा ऑक्सीजन की कमी में बनी, तो ऑक्सीजन की कमी में बनने के कारण वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय वहां लैक्टिक एसिड बना। वहां क्या बना, लैक्टिक एसिड बना। और वो लैक्टिक एसिड, अगर मेरे यहाँ लैक्टिक एसिड बना है, मैंने बहुत ज्यादा जो सिटअप किए हैं, बहुत ज्यादा जो है, तो यहां से फिर मैं यहां से इसको थोड़ा सा यहाँ मालिश करूंगा तो ये लैक्टिक एसिड जो दूसरी सेल्स में फैल जाएगा, उनको ऑक्सीजन मिलेगी, आगे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसीलिए बॉडी पेन को अपन लोग बाद में मालिश से और उससे अपन इस लैक्टिक एसिड को जो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करवा पाते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने क्या समझाया आपको, श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। बोर्ड का क्वेश्चन है। एक बोर्ड का क्वेश्चन क्या था, गैसों का विनिमय और श्वसन में क्या फर्क है। दूसरा क्वेश्चन है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है। ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। अवायवीय श्वसन में बढ़ने वाले केमिकल आपसे पूछे जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से इसको याद करोगे और एक भी क्वेश्चन बोर्ड में आप मिस नहीं करोगे इस चैप्टर से, इस पार्ट से आने वाला। और हायर
जो स्टडीज है, आप जब डॉक्टर और जब रिसर्च में जाएंगे, अनुसंधान में जाएंगे, तो और आपके लिए ये बेस का काम करेगा, ये पार्ट आपके लिए फाउंडेशन के रूप में तैयार रहेगा। आपको ये, मैं और मेरा ये चैप्टर जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको याद आना चाहिए। मैं ऐसे कोशिश से आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आप अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहिए, आप जोश और जुनून रखिए। आपका जोश मीटर कम नहीं होना चाहिए, आपका जोश उतना ही बना रहना चाहिए जो आपने चैप्टर को शुरू किया उस टाइम था। यूट्यूब की दुनिया में जो अपन लोग डिजिटली, जो अपन वर्चुअली पढ़ रहे हैं, जब क्लासरूम में होते हैं तो एनवायरनमेंट अलग होता है, वहां पर दूसरा जो पीयर प्रेशर है वो भी यूज करता है, वहां पर सामने गुरुजी की जो डांट होती है वो भी जैसे काफी हद तक रोल करती है। वो आपको मेंटली तो वहां अगर नहीं बैठा सकती, बट फिजिकली तो आपको बैठा के रखती है। फिजिकली आप वहां बैठे होते हैं, और मैं चाह रहा हूं कि, और यहाँ जो बंदे बैठे हैं वो मेंटली बैठे, क्योंकि आप फिजिकली आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप मेंटली बैठिएगा और इसको समझिएगा। देखिए, ये एनसीईआरटी की अपनी बुक का फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट जो है, ये जो 5.8 फ्लो चार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट है। मैं एनसीईआरटी का शुक्रगुजार हूं, मैं लिखने वाले उन राइटर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि श्वसन की इतनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को इस फ्लो चार्ट के माध्यम से उन्होंने आसान कर दिया, बहुत तरीके से आसान किया, हमारे लिए भी समझाना इजी हो गया। देखिए आप कि ये ग्लूकोज है, ये आपके पास में ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जो है वो इससे बनेगा पाइरूवेट, और ये मेरे मित्रों ये कोशिका है, ये कोशिका का केंद्रक है। ये कोशिका का आपके पास में क्या है, ये केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये 2-3 नाम आप ध्यान रखेंगे, ये आपके खूब काम आएंगे। देखो, ये तो है कोशिका द्रव्य, ये तो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी कोशिका का पानी। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका है, ये जो कोशिका का केंद्रक है जो कोशिका को कंट्रोल करता है। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास में रहा ग्लूकोज, यही ग्लूकोज ये जब ये बनेगा पाइरूवेट, और पाइरूवेट बनने के बाद में ग्लूकोज के पास में 3 रास्ते। नंबर 1 पे रास्ता जो है वो ये है कि ऑक्सीजन मिले ही नहीं, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं हो। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, अल्कोहल बनेगा, एथेनॉल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। ये जो प्रक्रिया किसमें होगी, ईस्ट में होगी। किसमें होगी, ईस्ट में। देखिए, ऑक्सीजन मिली ही नहीं, एथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसमें ऊर्जा कम निकलती है, पर इसका एग्जाम्पल ईस्ट आप याद रखेंगे। दूसरा क्या प्रोसेस हो सकता है, ऑक्सीजन है पर ऑक्सीजन कम मिली। अगर कम कब मिली, जब मैं रनिंग कर रहा था, जब मैं दौड़ रहा था, तो दौड़ते वक्त क्या हुआ, जब मैं दौड़ रहा था तो मेरे को दौड़ते वक्त जितनी ऑक्सीजन मेरे कोशिकाओं को चाहिए थी उतनी मेरे पास कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं जा पाई, तो ऑक्सीजन का अभाव हुआ। बिल्कुल कहां पर हुआ, मेरी पेशी कोशिकाओं में, मेरी पेशियों में। तो लैक्टिक एसिड बना, क्या बना, इससे बॉडी पेन हुआ, बॉडी में क्रैम्प आए और पूरा अंग अंग टूटने लगा। ये लैक्टिक एसिड के कारण टूटने लगा। अगर आप लैक्टिक एसिड को रिमूव कर देते हैं तो आपका बॉडी पेन खत्म हो सकता है। ओके, अगली कंडीशंस क्या हो सकती है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ये वायवीय श्वसन है। पता है वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ये ऊर्जा बनी एटीपी के रूप में, ऊर्जा बनी। तो ये ग्लूकोज का विखंडन का विभिन्न पथ, ये आपका जो एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन भी है। इसका हर एक इसमें से आपसे 3 क्वेश्चन बोर्ड अल्टरनेट ईयर पूछता है। अगर इस पार्ट से ईयर नंबर 1 कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, ऑक्सीजन की अभाव में यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है पर ऑक्सीजन की कमी है, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, देखिए ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, ये कोशिका द्रव्य में होगी। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया था, लेकिन आप देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी प्रक्रियाएं जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, या माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के बाद में ईटीएस साइकिल वगैरह जो है खूब चलेंगे, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन खूब एंजाइमेटिक जैसे प्रक्रिया होगी, कई एसिटल
जैसे कोएंजाइम ए चाहिए होता अपन को, यहाँ पर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जो मैंने नाम बोले हैं। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे वो नाम आपके आगे आएंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि ये सर ने हमें वहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में भी नाम ये कुछ इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। मैं आगे चल सकता हूँ, आपकी परमिशन हो तो। अगर आपका मेंटल लेवल अच्छा है और दिमागी रूप से आप मेरे साथ बैठे हैं तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आगे आ जाऊं, मैं आगे चलूं। ये देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसान है और वही बात है जो मैंने आपको पीछे समझाई है। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन यानी कि जो वायु नहीं है, वायु नहीं है तो अल्कोहल बनेगा, जैसे ग्लूकोज, पाइरुवेट, एथेनॉल बनेगा। और दूसरी अवायवीय लैक्टिक एसिड बनेगा, कहां बनेगा? अपनी पेशियों में बनेगा। कहां बनेगा? अपनी पेशियों के अंदर बनेगा। और इसमें पेशियों में बनने के बाद में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी में बनेगा। ये बना ग्लूकोज, ये बना लैक्टिक अम्ल और ये ऊर्जा निकली। देखिए ये मैंने बात यहां लिखी है आपके पास, आपको समझाने के लिए कि अगर आप लोग कठोर शारीरिक श्रम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप दिन भर खेत में काम करते हैं, तो ग्लूकोज जो है उसमें तुरंत ऊर्जा हेतु उसमें कम O2 की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड से उसमें बदलकर शरीर को ऊर्जा देता है। उस टाइम ऊर्जा चाहिए तो ग्लूकोज क्या कर देगा? ऑक्सीजन कम है, हाथों हाथ अब ऊर्जा चाहिए तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर पाएगा और लैक्टिक एसिड आपकी थकान और उसके क्रैम्प्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये बात मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी समझाई। आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके और उसके बाद आगे बढ़िएगा। आगे चलते हैं। आप नीचे कमेंट में मुझे बताते रहिए, आप इस वीडियो को अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी सर्कुलेट करिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमने ये नोटिस किया है कि जो इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स हैं, इंग्लिश मीडियम का जो मटेरियल है और उनको पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं, पर हिंदी माध्यम में उतना क्वालिटी कंटेंट और उसको इस क्वालिटी कंटेंट को अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करने की जो कमी हमने महसूस की। हमने ये देखा कि जो इंडिया की टॉप की कॉन्वेंट स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को, जो कि जिन स्कूलों में हम जिन सरकारी स्कूलों में हम गाइड कर रहे हैं, जिनको पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ऐसा क्वालिटी कंटेंट क्यों नहीं? उनको इससे क्यों वंचित रखा जाए? इसीलिए ये क्वालिटी कंटेंट इस तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से आपके सामने पेश किया जा रहा है। मैं आपको जैसे मुझे ऐसा विश्वास है कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और अपने जितने भी जो आपके साथी हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो आने वाले जो क्लासेस में, उनको इसके बारे में बताएंगे और इसको प्रमोट करेंगे और आम जन जन तक, जो गांव के सबसे दूरस्थ कोने में बैठा हुआ मेरा जो छोटा भाई जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है और डॉक्टर बनने के सपने देख रहा है, उसके लिए ये चैप्टर नींव का काम करेंगे, आप उन तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसी मैं आपसे अपेक्षाएं रख रहा हूं, ऐसा मेरे को विश्वास है आपके ऊपर कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर बताएंगे। देखिए आगे बात कर रहा हूं मैं। ये डायग्राम अपनी बुक का डायग्राम है, ये बुक का जो 5.9 ये डायग्राम है एनसीईआरटी बुक का। आप इस डायग्राम को जैसे बार बार ड्रॉ करेंगे, बार बार इस डायग्राम को बनाएंगे। देखिए इस डायग्राम से आप इंट्रोड्यूस हो गए होंगे। ये जो नासिका द्वार है, ये मुख गुहा है, ये ग्रसनी है, ये कंठ है। यहां से होते होते ये अभी अपने डायग्राम में देखी, ये श्वसनिका है। अल्टीमेटली ये कूपिकाएं इंपॉर्टेंट है, इनमें कूपिकाओं से ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, कोशिकाओं से ऑक्सीजन जाएगी। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यहाँ इन्हीं के माध्यम से होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस डायग्राम को आप वीडियो को पॉज करते हुए अपनी बुक की हेल्प से, ये उपास्थल वलय, फुफ्फुस है, ये पसलियां हैं, ये श्वसनिका है, ये डायफ्राम है, ये जो सारे नाम आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इसको और मुझे आगे बताने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अगला टॉपिक इंटरेस्टिंग है, अच्छा है और इसी से जुड़ता हुआ पार्ट है। आपने गैसों का विनिमय किया तो गैस किस रास्ते से अंदर गई? अगर वो क्या पाथ था, वो पाथ था नासिका। ये पहले नाक में गई, फिर नासिका द्वार में गई, फिर ग्रसनी में गई, फिर ग्रसनी में गई,
फिर ग्रसनी के बाद में गई फेरिक्स या कंठ में, और उसके बाद में श्वास नली में गई। आप ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर एक एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस जो है वो यहां पर अपन को देखने को मिलता है। ये जो यहाँ कंठ होता है आप देखेंगे तो उल्टा लटकता है, अपने ऊपर हो जाएगा तालू के ऊपर। ये भोजन नली और श्वास नली को कंट्रोल करता है। इनकी भोजन नली और सांस नली में जो है, उसमें सांस नली में हवा जाए और भोजन नली में भोजन जाए, उसके लिए ये जो है वो उसका गेट कीपर का काम करता है। खाना आता है, भाई जा, मतलब किसको इधर भेजना है, किसको इधर। जिस तरीके से चौराहे पर खड़े जो अपने पुलिस के जो भाई होते हैं, जो वो जिस तरीके से अपन को रास्ता दिखाते हैं, ये ही भोजन और सांस को रास्ता दिखाने का काम करता है। ये भोजन हवा के लिए कोमल रास्ते के बाद में कंठ, यहाँ पर एक ट्रेकिया होता है, यहाँ पर स्वर यंत्र होता है जो कि अपनी आवाज बनाता है। इनकी जो वोकल बॉक्स है एक टाइप का। तो ये रास्ता आप अच्छे से लिखेंगे, इसको समझेंगे और अच्छे से याद करेंगे इस पार्ट को। ये रास्ता आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको लिख लेंगे। यहां तक कोई मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ सकता। अगला पार्ट इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है जो आप समझ रहे हैं। देखिए श्वसनी, अगला पार्ट क्या है, श्वसनी। और उसके बाद में श्वसनिकाएं, ये वर्ड याद रखना आप। उसके बाद कुपिका कोष, ये कुपिका कोष, ये कुपिका है। और ये कुपिकाओं के लिए बने हुए, ऐसे कुपिका के लिए ऐसे इस तरह से जो है कुपिका, जिस जो थैलीनुमा संरचना में बनी है उसको कहते हैं कोष या सैक या थैला। ये कुपिकाओं का थैला है। ये श्वसनिका का अंतिम बिंदु है। ये जो थैलेनुमा जो संरचना है जो फेफड़ों में गैस का विनिमय करती है, और अल्टीमेटली यहाँ रक्त की कोशिकाएं आ जाती है। यहाँ कौन सी कोशिकाएं आती है, यहाँ पर रक्त बहता है, और रक्त जो है वो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के हर एक पार्ट से लेके ये इनके पास आता है। कार्बन डाइऑक्साइड इस कुपिकाओं में डाल देता है और यहाँ हुई ऑक्सीजन को शरीर के हर एक पार्ट पे लेके जाने का कार्य करता है। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है या कोई कॉन्सेप्ट पीछे छूट रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे जो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लें, आप मेरे से कांटेक्ट कर लें। आप अपने क्लास के जो आपके गुरुजी, जो टीचर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा वीडियो में, ये समझ में नहीं आया। आप नोटबुक और पेन के साथ उनसे पूछिए और इस वीडियो का यूज करिए। वो हमारे लिए जो है वो गाइडर है। हमने जो चीजें पढ़ाई है उन चीजों में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, बात समझ में नहीं आ रही, आप हमसे संपर्क करिए, आप अपने गुरुजनों से संपर्क करिए, लेकिन ज्ञान को इन डेप्थ सीखिए। अगला, कुपिकाओं में गैस का विनिमय। ये जो कुपिकाएं थी, देखिए ये कुपिकाएं हैं। इस कुपिकाओं में यहाँ पर हीमोग्लोबिन रक्त चल रहा है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डाली, यहाँ ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन को अंदर डाला, ये ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी में लेके जाएगी। अब ये O2 और CO2 की सांद्रता में परिवर्तन के कारण जो रक्त से गैस का विनिमय होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। देखिए जब तक किसी भी गैस का विनिमय तभी हो पाता है जब सांद्रता में परिवर्तन हो। कैसे, यहाँ एलपीजी गैस का सिलेंडर का ढक्कन खोलता हूं तो गैस जो दूर तक जाती, क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ गैस की सांद्रता ज्यादा हो गई और गैस हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाती है। तो जहां पर सांद्रता ज्यादा होगी वो गैस आएगी जाएगी, इनका एक्सचेंज इसी कॉन्सेप्ट से होता है। वेरी गुड, एक बहुत अच्छा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त का पार्ट है। अगला पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन रक्त का इंपॉर्टेंट पार्ट होने के साथ बॉडी का यूजफुल अंग है। आपने नोटिस किया है कि क्लास के अंदर जो आपके गुरुजी हैं वो आपको आयरन की टैबलेट लेने के लिए कहते हैं, स्पेशली वो बालिकाएं जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पीरियड उनको स्टार्ट हो चुका है। अगर उन बालिकाओं को अपन स्पेशली कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो जाए उनमें, तो उनको आयरन की टैबलेट जो स्कूल के अंदर एज ए मिशन के रूप में अपन लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है। देखिए ये एक जो कोशिकाएं हैं आरबीसी है, ये क्या है, आरबीसी। इस आरबीसी में एक तो केंद्रक नहीं होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। इस आरबीसी में यहाँ हीमोग्लोबिन है,
ये हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन किसका कार्य करता है? श्वसन वर्णक का कार्य करता है। श्वसन वर्णक कैसे? ये हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को या फेफड़ों से पकड़ता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक जिस कोशिका में जरूरत है वहां पर लेके जाता है। तो ये आयरन युक्त श्वसन वर्णक है जो कि बना होता है प्रोटीन का, आरबीसी में मिलता है। ये रक्त के लाल होने का भी कारण है, इसी के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। इसके अलावा ये O2 के परिवहन के लिए जो महत्वपूर्ण है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक जो फैक्ट मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है HB की फॉर्म में इसको शॉर्ट लिखते हैं, इसको क्या हो कि यहां ये जो रूम जिसे मेरा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं कोई भी आग जला दूं, अंदर सिगड़ी जला दूं, जैसे सर्दी का टाइम है तो सिगड़ी जलाने से क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, धुआं निकलेगा। तो धुआं निकलेगा तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ने की बजाय हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बड़ा इजीली जुड़ता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुझे मिलेगी, मैं जैसे ही सांस में जाएगी तो वो बिल्कुल जहां मेरी कोशिका में ऑक्सीजन की जरूरत है वहां ऑक्सीजन ले जाने की बजाय ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेके जाएगा। इस मतलब इतनी ज्यादा, लगभग 230 गुना ज्यादा जो लगाव है ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति हीमोग्लोबिन का। इससे क्या होगा, दम घुटने से मेरी मौत हो सकती है। जो अगर बंद कमरे में कोई सिगड़ी जला करके जो सो रहे हैं उनकी कई बार अपन जो ठंडे प्रदेशों में ऐसा सुनने को मिलता है कि बंद कमरे में सिगड़ी जला के सोने से उनकी मृत्यु हो गई, दम घुटने से मृत्यु हो गई। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है, ऐसा करने से बचना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही है कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों दे दी जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड लेना ज्यादा पसंद करता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा क्यों, ये आपके लिए रिसर्च का पॉइंट है। आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, आयरन की ऐसी क्या वैलेंसीज है। आयरन जो है इसका मुख्य घटक है। इस आयरन, ये क्यों हीमोग्लोबिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा, ये आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे भी और आप इसको थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे भी। अगला पॉइंट्स की बात करते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं अपना। अगले आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हमने आपको समझाया है। इसमें से कुछ बातें मैं आपको और यहां बताना चाह रहा हूं। एक तो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं कि कुछ जैसे जलीय जीव है, मछली, जैसे जो मछली, मेंढक, मेढक, इसके बारे में कुछ बातें करूं मैं आपसे। आपने देखा होगा कि जो है वो श्वसन अंग अपने अंदर तो फेफड़े हैं, ये फेफड़े हैं किसमें, यानी कि मानव में, मनुष्य ह्यूमन बीइंग में ये। आपने देखा होगा कि मछली, ये जो मछली है इसमें गलफड़े या जिसको इंग्लिश में गिल्स कहते हैं, ये श्वसन अंग होते हैं, ये श्वसन अंग होते हैं। ये जो गलफड़े क्या करते हैं कि ये जो फिश है, ये ऐसा डायग्राम ऐसा ही बन रहा है, ये फिश के अंदर यहां से जैसे जो पानी जा रहा है, इस पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, क्या होती है, ये घुली हुई ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और फिर पानी को आगे इसको पास आउट करता है। तो ऑक्सीजन चूंकि जल में बहुत कम घुली होती है तो इसको बहुत जल्दी जो है उसको पानी को सर्कुलेट करना होता है, लेकिन गिल्स इसके लिए मॉडिफाई होते हैं कि ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन ले पाते हैं। अपने फेफड़े जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेने के लिए उस हिसाब से मॉडिफाइड नहीं होते हैं, ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं। सॉरी, इसी तरीके से अपन लोग हो गए मेढक की बात करते हैं। देखिए ये अपन को पता है मेढक का जो लार्वा होता है उसको अपन बोलते हैं टेडपोल। ये लगभग मछली जैसा ही दिखता है, कई बार ऐसा इसमें भ्रम होने लग जाता है कि छोटी मछली का है या ये जो टेडपोल जो है वो इसमें इन मेटामॉर्फोसिस होता है। ये जो लार्वा बाद के अंदर जो है वो मेढक में, अब ये मेढक जो है वो उभयचर, ये कैसा है, उभयचर है। उभयचर होने के कारण ये क्या करता है कि ये पानी के अंदर है,
यानी कि अगर ये नम जगह पर है तो स्किन के द्वारा जो श्वसन करता है, और अगर ये स्थल में है, ये जमीन पे है, तो इसके लंग्स काम करते हैं, ये उनके द्वारा श्वसन करता है। इसके अलावा और जो जीव हैं, आपको ये मैं होमवर्क दूंगा कि आप ये पता करें कि जो बर्ड्स या पक्षी जो होते हैं, उनमें पक्षियों में भी लंग्स होते हैं, अपने अंदर भी लंग्स हैं, लेकिन पक्षी बहुत हाइट तक उड़ पाते हैं, लेकिन अपन इतनी हाइट पे क्यों नहीं उड़ पा रहे, और अपन इतनी हाइट पे जाकर के उस रेशियो में ऑक्सीजन भी नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा उनकी बॉडी में क्या मॉडिफिकेशन है, ऐसा भगवान ने क्या उनकी बॉडी में एडवांस बनाया है, आप रिसर्च करके आप ये सर्च करेंगे, आप ये समझेंगे और ये सर्च करके कमेंट में जो है डालेंगे कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहां समझाना चाह रहा हूं जो आप समझेंगे मेरे साथ। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को अपन लोग डिस्कस करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको अपन लोग देख रहे हैं। इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन के माध्यम से अपन लोग क्या देखना है, अपन को हर एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करना है कि अपन ने ये सारे चैप्टर पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को करने कंडीशन में है या नहीं है। देखिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव, जलीय जीव यानी मछली अधिक लाभप्रद है। क्यों? क्योंकि जो स्थलीय जीव होते हैं उनमें फेफड़े होते हैं, और फेफड़े वायुमंडल की ऑक्सीजन लेते हैं, जो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, इजीली मिल रही है, ज्यादा लाभप्रद। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए ये लोग कम लाभप्रद हैं। एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न ऊर्जा के विभिन्न जो है आपको रास्ते बताने, अभी आपको मैंने बताया था कि जो ग्लूकोज होता है इसके बाद में 3 रास्ता है, या तो ऑक्सीजन मिले ही नहीं तो एथेनॉल बनेगा, ऑक्सीजन कम मिली लैक्टिक एसिड बनेगा, ऑक्सीजन पूर्ण मिली तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ये अपने एक चार्ट के माध्यम से स्लाइड में किया है। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मैं आपको समझाता हूं कि इस वाले पार्ट को अपन को कैसे करना है। अपन देखते हैं, देखें अगली स्लाइड में मेरे साथ जुड़े रहिए, इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप समझना मेरे साथ इसके आंसर को। अभी मैं क्लियर कर देता हूं आपके लिए। ये चीज आसान है, बट आपको अगर आप समझेंगे तो आसान है। क्या है? O2 व CO2 का मनुष्य में परिवहन, कि मनुष्य में परिवहन ये कैसे होता है, ये आप देखेंगे। देखिए ऑक्सीजन के मामले में तो ये है कि ऑक्सीजन में 97% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन इसका परिवहन करेगा। हीमोग्लोबिन कोशिका के अंदर हर एक अंग में लेके चला जाएगा, और जो है वो 3% जो है अपने रक्त के प्लाज्मा में घुल के जाएगी, प्लाज्मा में घुलकर चली जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। जैसे इसका लगभग जो भी है 7% इसका परिवहन जो है, इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है प्लाज्मा के रूप में होता है। अपना जो रक्त का प्लाज्मा में घुलकर होता है, प्लाज्मा में घुलकर होगा। और इसके अलावा पीछे कितने बचे? ये कितने हो गए? इनकी लगभग 20 से 22% जो है, इनकी ये परसेंट लगभग है, इसको थोड़ा बहुत वेरी किया जा सकता है। लगभग 22 से 23% इसका परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ये आपका जो एनसीईआरटी का बुक है इसका आंसर है। आप इसी तरीके से याद रखेंगे कि इनका परिवहन जो है वो इस तरीके से इस फॉर्म में होता है, तो आपके लिए आसान हो गया, बहुत इजी भी हो गया।
अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का। एक क्वेश्चन है कि गैस के विनिमय के लिए जो मानव फुफ्फुस अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे बढ़ाता है। देखिए अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे बढ़ाता है, इसको अपन इस तरीके से समझते हैं। कैसे समझें, इसको अपन ऐसे समझते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, आपका जोश उसी तरीके से बना रहेगा। देखिए ये जो अपने जो लंग्स के अंदर जो बाद में कूपिकाएं बनती है, अपना ये लंग्स है, ये जो लंग्स है, इस लंग्स में जो कूपिकाएं, इस कूपिकाओं का आकार बहुत छोटा होता है, और जैसे जैसे जिनका आकार छोटा होता है तो उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। बिल्कुल ये वर्ड याद रखना, सतही क्षेत्रफल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस एरिया। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखिए आपके पास में कोई भी अनाज है, उसको जितना ज्यादा बारीक पीसेंगे उसका उतना ही ज्यादा सतही क्षेत्रफल होगा। कोई भी चीज को जितना ज्यादा बारीक लेवल पे जाएंगे उसकी सतही क्षेत्रफल, ये एक पार्ट, ये एक मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट पदार्थ है, अगर इसको मैं जितने ज्यादा टुकड़े करूंगा उतनी ज्यादा इसकी सतह बनेगी और सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने के कारण ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इस तरीके से इसका परिवहन कर पाती है, और सतही क्षेत्रफल बढ़ने के कारण ही अपनी ये गैस विनिमय फुफ्फुस का क्षेत्रफल अधिकतम हो पाता है। ये क्षेत्रफल अधिकतम होने का कारण यही है। ये इस तरीके से गैस का क्षेत्रफल अधिकतम हो जाता है, और अधिकतम क्षेत्रफल होने से आप ये सारी चीज देख पाते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहे, इतने टाइम तक आपने इस टॉपिक को मेरे से समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे, इसके अलावा अपने पिछले बोर्ड के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और एवरीडे लाइफ के कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चंस की जिज्ञासाएं जो मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए छोड़ी थी, वो उसको आप ऑर्डर की थिंकिंग लेवल से आप समझ पाए होंगे। जैसे मैंने कहा था स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। आप ये समझा सकते हैं फैक्ट के साथ में कि कूपिकाओं में जो आप ऑक्सीजन, जो भी तंबाकू या कोई स्मोकिंग करेंगे वो धुआं वहां जम जाता है। धुआं वहां जमने से कूपिकाओं की वर्किंग घट जाएगी और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। आप इसको लेने से बचिएगा। आप देखेंगे सिलिकोसिस एक बीमारी होती है, जो जितनी भी जो डस्ट पार्टिकल है जो माइंस में काम करते हैं, वो कूपिकाओं में वो डस्ट जमा हो जाती है, वो सिलिका जमा हो जाता है और धीरे धीरे कूपिकाओं की वर्किंग कम हो जाती है। जो बीमारी टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो भी कूपिकाएं जो है वो कूपिकाओं की वर्किंग प्रभावित होती है। जितनी गैस अपन को जानी चाहिए थी उतनी नहीं जा पाती है इसके कारण से। इसके अल्टीमेटली अनुलोम विलोम करने से, देखिए अनुलोम विलोम से ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा जाएगी, तो वही ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में ज्यादा जाने से भोजन का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा, इनकी खाना पूरा टूटेगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। बहुत जल्द अपन लोग सर्कुलेशन सिस्टम के साथ आऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि अपना हृदय कैसे काम करता है, मैं समझाऊंगा कि रक्त के क्या कंपोनेंट्स हैं। मैं अगले पार्ट में ये समझाऊंगा कि स्पेशली अभी अपन लोग एनिमल की बात कर रहे थे, अगले पार्ट में अपन ये भी पता करेंगे कि जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें भी खाने का सर्कुलेशन कैसे होता है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।